हमने आपको बताया था कि जो आपका मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग आव्यूह भी कहते हैं, ये क्या होता है, वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं, ठीक है, रियल तथा मिक्स्ड नंबर से क्या होता है, मिलकर के बनते हैं। और इसके अंतर्गत आपका जो डेटा होता है वो एक सीक्वेंस में रखा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को जब हम सीक्वेंस में रखते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स रेडी कर देता है। तो मैट्रिक्स रेडी करने के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स पहली आती है वो पहली मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स देखा कि मैट्रिक्स कुछ नंबर होते हैं, अगर नंबर रियल हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपकी फील्ड रियल है तो वो आपका सदिश वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, याद रखिए क्या, वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सदिश कहते हैं, अगर आपका इंफॉर्मेशन या डेटा रियल फील्ड से लिया गया है। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आपका डेटा सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स से लिया गया है तो वो वेक्टर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करना वाला होता है कि वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी हमें रियल फील्ड से जो डेटा हमको मिलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अदर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, अदर चीजों की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जब सीखते हैं तो आपका पहला पॉइंट आता है वर्ग मैट्रिक्स की बात करते हैं, वर्ग आव्यूह की बात करते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि स्क्वायर, स्क्वायर वो होता है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों बराबर होती है। हमने क्या हुआ था, रेखागणित के अंतर्गत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ये चीजें पढ़ रखी थी कि जब हमारे पास लंबाई तथा चौड़ाई इक्वल होती है तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की संज्ञा देते हैं। उसी तरह जब आपके पास रो तथा कॉलम का संख्या समान होती है तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की संज्ञा देते हैं, यानी रो तथा कॉलम दोनों समान इसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, रो तथा कॉलम समान होने का मतलब होता है कि ये आप देख सकते हो कि ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इसमें रो तथा कॉलम दोनों की संख्या हम क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 3 है, तो अतः ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत एक पॉइंट आपको और याद रखना पड़ेगा, ये जो आपका डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, ए ई आई, ये जो डायगोनल होता है इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये टेक्निकल टर्म है, हरदम पूछा जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जाना जाता है। और जो आपका ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल की जब भी बात आए तो ये हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं, तो इस डायगोनल को हम लोग क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से होगा, और जो ये दूसरा होगा ये आपका सेकेंडरी डायगोनल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज क्लियर हो गया कि वर्ग यानी स्क्वायर मैट्रिक्स अब आपको समझ में आ जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की भी हो सकती है, 1 2 3 4, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो तथा 2 कॉलम है। आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपकी 3 इंटू 3 की भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। 4 इंटू 4 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 5 इंटू 5 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। तो यानी जहां पर रो तथा कॉलम दोनों बराबर हों और जहां पर m इक्वल टू n हो, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशंस मिलती है तो वहां पर आप बोल दोगे कि दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इतनी विशेषता, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जहां पर स्तंभ तथा कॉलम की संख्या दोनों समान होती है, इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे हम नीचे उदाहरण से समझ सकते हैं।
दूसरा हमारे पास आता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। मैंने आपको पिछली बार बताया इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अधिकतर आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं आई दिखाई पड़ जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जा रही है। तो इसको अधिकतर आई से, लेकिन जो हमारी एडवांस मैथमेटिक्स बुक है, उस एडवांस मैथमेटिक्स बुक में इसे क्रोनकर डेल्टा के नाम से, आई जे क्रोनकर डेल्टा के नाम से दिखाया जाने लगा। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स में आपको डेल्टा आई जे के नाम से ये दिखाई पड़ेगा, और जो हमारे पास अदर बुक्स हैं या कहीं पर आपको आई के नाम से भी दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 1 होता है। ठीक है, और अदर एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे तथा अदर एलिमेंट हमारे 0 होंगे। तो इस प्रकार के जो हमारे पास मिलती है मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं I1 के नाम से है, और ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो देखो इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 है तथा अनदर आपके पास जो एलिमेंट है वो 0 है। तो इस प्रकार का जो आपका आव्यूह होगा उसे हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो तथा अनदर कंपोनेंट या एलिमेंट 0 हो, इस प्रकार के। हाँ, ये स्क्वायर फॉर्म पे जरूर हो, स्क्वायर फॉर्म पे होना इसका इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर फॉर्म पे हो तो इसे हम लोग आइडेंटिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सी आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स को उदाहरण के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो 3 विशेषता होती हैं कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है, दूसरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और तीसरा अदर एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, दूसरा आप देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड I2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल 1 है और अदर एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिकल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स अब आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड है आपका सदिश आव्यूह। सदिश आव्यूह, सदिश आव्यूह जिसे वेक्टर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। वेक्टर मैट्रिक्स, तो वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है वेक्टर मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और दूसरी हमारे पास मैट्रिक्स होती है और वो मैट्रिक्स कहलाती है आपके पास रो मैट्रिक्स। तो सदिश यानी वेक्टर मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती है, रो मैट्रिक्स तथा कॉलम मैट्रिक्स। तो जब हमारे पास कोई एक पंक्ति हो, ठीक है, रियल फील्ड से केवल एक पंक्ति हो, जैसे आपका ये रियल फील्ड है और इसमें A1 A2 A3
इस प्रकार की अगर कोई मैट्रिक्स कहलाएगी तो वो हमें क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। और रो मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 इंटू एन के नाम से लिखे जाते हैं। 1 इंटू 1 यानी एक रो है तथा कॉलम आपके पास इसमें क्या होता है, 3 के रूप में हो जाता है। तो इसमें रो जो होता है 1 हो जाता है, कॉलम आपके 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इट में भी। तो n क्या होता है आपका डिसाइड नहीं होता, बट आपका जो रो है वो क्लियर होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका कॉलम होता है वो 1 होता है, रो में मेनी हो सकती है, A1 A2 A3। तो ये देखिए आपके पास क्या होता है, आपका कॉलम है जिसमें एक कॉलम है, ठीक है। तो एक कॉलम है और स्तंभ आपके 1 2 पंक्तियां जो है आपका रो जो है 1 2 3, 3 रो हैं, 4 रो हो सकती है, 5 रो हो सकती हैं। तो इसे हम m, इसको m से नोट करते हैं, m इंटू 1 के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आपको पहचानने में कभी क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये रियल फील्ड डेटा होता है, रियल फील्ड डेटा ये रहेगा। नाउ द नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके पहले वाला भी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट है आपका नल मैट्रिक्स। मैं चौथे नंबर पे आता हूं, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी जिसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। अब आप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा शून्य, कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी 0। यानी शून्य जो आपके पास मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, इसके जो एवरी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो यानी शून्य मैट्रिक्स जो होती है इसके एवरी कंपोनेंट या एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको कोई मैट्रिक्स मिल जाती है जिसके एवरी एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स की कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 मान लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए आपकी मैट्रिक्स जो है वो 3 इंटू 5 की मैट्रिक्स है। 3 इंटू 5 का मतलब होता है कि 3 आपके पास रो हैं तथा 5 कॉलम हैं, बट इसके एवरी एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स के अंतर्गत रखेंगे। यह हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगी। आपकी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है और एवरी एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। आपके 3 इंटू 3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है और इसके भी एवरी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये कहलाती है आपकी नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो नल मैट्रिक्स के अंतर्गत आपके रो एंड कॉलम की संख्या डिफरेंट हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, बट एवरी कंपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट जो होंगे वो 0 कहलाएंगे या 0 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, आपका 5वां नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स इसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो अदिश आव्यूह जो होते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव एक ही समान हो, प्रिंसिपल डायगोनल के गुणल के जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वो समान हो। अगर आपको कहीं ऐसी विशेषता मिलती है, ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट हैं, वो इक्वल पाए जाते हैं और अदर सभी जगह पर अदर एलिमेंट जो होते हैं, अदर एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को आप लोग स्केलर मैट्रिक्स की संज्ञा दोगे, यानी ये अदिश आव्यूह के नाम से जाना जाएगा,
ठीक है, बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो समान होंगे और अदर एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। अगर हमको कुछ ऐसा कहीं पर मिलता है मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। और स्केलर को यहां पर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, मैंने लैम्डा मैट्रिक्स है, और इसमें मैंने क्या किया, अल्फा 0 0, फिर अल्फा 0 0, फिर मैंने क्या किया 0 अल्फा 0, और फिर मैंने क्या किया 0 0 अल्फा। तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये देखिए आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू अल्फा है, यानी ये समान है। लेकिन अनदर एलिमेंट जो आपके हैं वो जीरो पाए गए हैं, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लो इट इज नॉट कंपल्सरी कि इसके अंतर्गत जो आपके पास क्या कहते हैं रो एंड कॉलम हो वो समान हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इसके अंतर्गत रो एंड कॉलम की संख्या क्या हो जा सकती है, इट मे बी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि अदर डायगोनल की जो वैल्यूज होती है वो इक्वल रहेगी, मतलब सारे कंपोनेंट समान रहेंगे, लेकिन अदर एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है 3, ये आपके पास 0 3 0 0, फिर 0 0 3 0, फिर 0 0 0 3। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है 3 3 3 दैट इज इक्वल, और अनदर जो एलिमेंट है वो आपके क्या है, वो जीरो है। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे आते हैं, आपका है अगला डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड 6 विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है इसमें जो मुख्य विकर्ण होते हैं, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो आपका समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जीरो ना होकर के कोई नंबर होता है, बट ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पढ़ा तो जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल था वो प्रिंसिपल डायगोनल क्या था, वो प्रिंसिपल डायगोनल आपका समान था। लेकिन यहां पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत आपका अल्फा 0 0, आपका 0 बीटा 0, और आपका जीरा 0 0 और गामा होता है। तो देखो जो यहां पर आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये कोई आपके पास नंबर है, बट ये नंबर इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। और अदर एलिमेंट जो आपके पास हैं वो जीरो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को आप डायगोनल अवयव या मैट्रिक्स के नाम से जानते हो, ठीक है। तो इसमें जो आपका डायगोनल होगा वो अल्फा बीटा एंड गामा ये इक्वल नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। एक मैं डिजिट फॉर्म पे भी लिख के कर दिखा देता हूं, 1 0 0, आपका 0 2 0 0 0 4। तो ये आप देखिए डायगोनल जो है ये एक नंबर है, बट नंबर इक्वल नहीं है। अदर एलिमेंट जो आपके पाए गए वो अदर एलिमेंट आपके जीरो पाए गए, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगला है आपका 7वां, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिकोणीय अवयव। त्रिकोणीय अवयव यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो त्रिकोण बनाता हो, ट्रायंगुलर बनाता हो,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, यानी वो त्रिकोण बनाता। अब त्रिकोण बन सकता है, कैसे बनता है आइए हम देखते हैं। तो त्रिकोण मैट्रिक्स क्या होता है, एक आपका होता है अपर त्रिभुज आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर त्रिकोणीय आव्यूह, और दूसरा आपका होता है लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं और आपको लगेगा कि ये अपर है और ये लोअर है। यहां पर आप देख सकते हो कि 1 2 0 3 है। अब देखो ये डायगोनल आप ले लो, ये डायगोनल आपने लिया और ऊपर को मिला दिया तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो देखिए ऊपर आपके एलिमेंट पॉजिटिव है तो इनके हेल्प से आप एक ट्रायंगल बना लेते हो, तो इसे अपर त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। जबकि हम नीचे वाले के साथ अगर बनाते हैं तो ये जीरो एलिमेंट हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये ट्रायंगुलर नहीं बन पाता है, ये मैट्रिक्स नहीं बनती। तो ये मैट्रिक्स आपके ट्रायंगुलर नहीं बना पाती क्योंकि जीरो हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एक और देख लो, दैट इज 2 3 4 0 5 आपके पास 6 0 0 7। तो ये आप देखो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल को के हेल्प से हम ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे करते हैं तो एवरी एलिमेंट इज 0। इसी प्रकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत लोअर पार्ट में क्या होता है, एलिमेंट होता, बट अपर पार्ट में 0 एलिमेंट पाए जाते हैं। सच एज आप ये देख लो 0 नहीं, आपका 1 0 0, आपका 3, आपका 4, ये आपका 0, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7। तो ये देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के हेल्प से जब हम रो तथा कॉलम को मिलाते हैं तो रो और कॉलम को मिलाने के बाद रो और कॉलम को मिलाते हैं तो ये हमारे पास लोअर पार्ट में, डायगोनल के लोअर पार्ट में हमको एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये हमें क्या कहलाता है, हमारे पास क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जबकि ऊपर वाले कंपोनेंट में 0 होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, 8वां नंबर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है जब हम किसी मैट्रिक्स के, ठीक है, रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को अगर रो में बदल दिया जाए तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहलाएंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर से, यानी किसी मैट्रिक्स के अगर हम रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स कहलाएगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। चलिए देखते हैं, मतलब रो आपका कन्वर्ट हो गया कॉलम में एंड कॉलम जो आपका है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रो में। तो अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ती है तो उसे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नाम दोगे। सच एज ए आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोज के लिए हम ए के ऊपर टी लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि ये मैट्रिक्स क्या हुई है, ट्रांसपोज हुई है, मतलब इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो चलिए आपके पास ए बी जो रो में है, देखो ये रो में है, अब हम इनको कॉलम में बदल दिए, ये कॉलम में आ गए, ये रो यहां पर कॉलम में आ गए, यहां पर ये रो में है सी डी और हमने इनको कॉलम में बदल दिया। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स कहलाएगी, ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद
एटी मैट्रिक्स के नाम से कहलाएगी, जो आपके इस सामने एग्जाम्पल के रूप में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, सच एज आप देख सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है का कोई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। मैं इसको अब ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के लिए 80 हो जाएगी। और अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये पहला रो है तो इसको आप कॉलम में कर दो, तो 3 4 5 हो जाएगा। दूसरा रो है 6 7 8 का, तो 6 7 8 इसको मैंने कॉलम में कर दिया। फिर अगला रो है 9 10 11, तो 9 10 11 को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो जब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो इसे एटी या इसे ए डैश के नाम से भी लिखा जाता है, डैश लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब आप समझ जाते हो कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे कन्वर्ट इसे ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के रूप में लिखो, बच्चे परेशान हो जाते हैं। बहुत ईजी है, रो को कॉलम में बदल दो, ऑटोमेटिक आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। मतलब एक ही प्रक्रिया आपको ऊपर वाली करनी है, ये नहीं आपको करनी नीचे वाली प्रक्रिया, केवल ऊपर वाली प्रक्रिया के अंतर्गत ही आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अगला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 9 नंबर, सममित सिमेट्रिक जिसको कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट का स्थान न बदले, ट्रांसपोज करने के बाद भी स्थान न बदले, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। मतलब अगर दो क्या हो जाए, जिस स्थान पर है ट्रांसपोज करने के बाद उसी स्थान पर फिर से आ जाए, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंतर्गत काउंट करते हैं, और ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से भी जानी जाएगी। देखो जैसे एग्जांपल देख लो, सपोज दैट मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड 1 2 3 आपका 2 5 4 दैट इज 3 4 7। अब देखो ये मैट्रिक्स है, अब मान लो 2 यहां पर बैठा है, तो देखना इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। 4 यहां पे बैठा है तो 4 की स्थिति यही रहेगी, 7 यहां बैठा है तो 7 यही रहेगा, यानी एवरी एलिमेंट जहां पर बैठे ट्रांसपोज के बाद भी वहीं बैठे रहेंगे, वहीं पर उनका स्थान सुनिश्चित रहेगा। तो इस प्रकार की अगर कोई मैट्रिक्स आती है यानी ट्रांसपोज के बाद भी उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसे हम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो चलो इसको करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, 80 हो जाएगा। अब चलिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में, तो ये फर्स्ट आपका रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं, तो 1 2 3 हो जाता है। फिर दूसरी रो है 1 2, ये आपके पास है 2 5 4 हो जाता है। फिर आपके पास 3 4 7 है, तो 3 4 7 है। अब आप देख सकते हो कि जो स्थान पहले जो एलिमेंट का था वो अभी भी वही एलिमेंट का स्थान है। तो इस प्रकार ट्रांसपोज करने के बाद भी उनके स्थान में, जैसे 2 जहां पर है वहीं पर 2 है, जहां पर 5 है वहीं पर 5 है, जहां पर 1 है वहां पर 1 है, जहां पर 2 है वहां पर 2 है, जहां पर 3 है वहां पर 3 है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी उसका स्थान न बदले, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है आपका दैट इज कॉल्ड 10 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू, स्क्यू हो मतलब क्या हो जाए, जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो जैसे ट्रांसपोज किए जाए उनका जो सिंबल है वो चेंज हो जाए, यानी वो निगेटिव सिंबल धारित करने लगे। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज हम करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, वो स्थान अपना निगेटिव के साथ धारित करने लगता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपका ए है, इसके एलिमेंट क्या कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट है 0 4 और आपके पास -4 और 0।
ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, इसको मैंने ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया। ट्रांसपोज में जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये फर्स्ट आपका रो है तो मैंने 0 4 कर दिया, दूसरा है तो -4 0 कर दिया। अब देखो यहां पर देख सकते हो कि पहला 4 पॉजिटिव नंबर के साथ था, अब यहां पे निगेटिव के साथ होगा। दूसरा 4 आपका निगेटिव था तो यहां पॉजिटिव होगा। तो यानी ऐसा ट्रांसपोज जो उसके सिंबल को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से या विषम सममित आव्यूह के नाम से वो जाना जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है, आपका 3 0 3 4, आपका -3 0 10, आपका -4 -10 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करो तो बी टी हो जाएगा। चलो ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम में करते हैं 0 3 4, दूसरे रो को कॉलम में करते हैं -3 0 10, तीसरे रो को कॉलम में करते हैं -4 -10 और 0। ये देखिए आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप देख सकते हो कि जो 3 आपके पास प्लस में 3 था वो माइनस में हो गया, और जो आपका माइनस में था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर अगला आपका है 11 सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स में सारणिक का मान शून्य ना हो। ठीक है, यदि आपके पास उस सारणिक का मान शून्य हो तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर उसका मान शून्य ना हो तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आप उस मैट्रिक्स का मान निकालिए और मान शून्य ना हो, ठीक है, मान शून्य ना हो तो वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर उसका मान हमने निकाला और मान क्या आ गया, शून्य आ गया, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि उसके सारणिक का मान, उसके डिटर्मिनेंट्स का मान हम कैलकुलेट करेंगे, और डिटर्मिनेंट्स का मान कैलकुलेट करने के बाद अगर 0 नहीं आता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर उसका मान 0 आ जाता है तो हम लोग उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह के नाम से जानेंगे। अगला है आपका 12 है आपका ऋणात्मक आव्यूह। ऋणात्मक आव्यूह, ठीक है, निगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। निगेटिव मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि इसके जो एलिमेंट होते हैं वो आपके ऋणात्मक आव्यूह के सारे निगेटिव में होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स मिलती है जिसके सारे एलिमेंट निगेटिव के रूप में हो, तो इस प्रकार के क्या होते हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग ऋणात्मक आव्यूह या निगेटिव मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। सपोज दैट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास क्या होता है, आव्यूह है। अब हम इसको ऋणात्मक आव्यूह में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो -a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो जाएगा। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स बन जाती है, ये मैट्रिक्स आपकी निगेटिव आपके पास मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि इस मैट्रिक्स को निगेटिव मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला है आपका 13 नंबर, आपका है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। क्या है,
रो जो है वो कम हो और कॉलम ज्यादा हो। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है तो वो आपकी क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी, जिसमें रो कम रहेंगे, कॉलम ज्यादा होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स है, जिसमें क्या होता है, रो कितने हैं, इसमें रो आपके 2 हैं। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो आपके पास कॉलम की संख्या कितनी है, 4। तो देखो रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज्यादा। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से जानोगे। उसी प्रकार वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी, दैट इज कॉल्ड चौथा 14 नंबर वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसे ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हो। अब देखो इसी का अपोजिट कर लो। अगर रो की संख्या ज्यादा हो जाए किससे, कॉलम से, यानी रो ज्यादा हो जाए कॉलम कम हो जाए, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स की संज्ञा देते हैं। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो ये जो आपकी है वर्टिकल मैट्रिक्स है, क्यों कि इसमें रो 1 2 3 4, तो रो की संख्या आपके पास 4 है तथा कॉलम की संख्या जो आपके पास है वो 3 है। तो रो की संख्या ज्यादा है और कॉलम की संख्या कम है। इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स अब आप आसानी से समझ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ये आपका है 15वां नंबर। तो 15वां नंबर आपका हम सब मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं। तो जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। मान लीजिए मैंने कहा कि पहली रो तथा पहली कॉलम को आप ढक लो। यही तो आपसे कहता हूं मैं कि पहली रो तथा पहली कॉलम को ढकने के बाद ये जो एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये सब मैट्रिक्स आपका कहलाएंगे। और सब मैट्रिक्स क्या होगा, 5 6 8 9। चलिए दूसरा, अगर मैं कह दूं कि बीच वाला रो यानी सेकेंड रो तथा सेकेंड कॉलम को फ्रीज कर दिया जाए, फ्रीज का मतलब स्थिर कर दिया जाए, तो सब मैट्रिक्स क्या होगी, तब सब मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, तब सब मैट्रिक्स आपकी 1 3 7 9 होगी। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि एक काम करो, लास्ट रो और लास्ट कॉलम को फ्रीज करो, लास्ट रो तथा लास्ट कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया, इसके एलिमेंट को मैंने क्या किया, फ्रीज कर दिया, तो अब मेरे पास सब मैट्रिक्स क्या बनेगी, सब मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी 1 2 4 5। तो ये सब मैट्रिक्स के नाम से, यानी सब मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिक्स से ही हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने 15 प्रकार के आपको मैट्रिक्स समझाए हैं। ये एग्जाम में जरूर एक आएगा और एग्जाम में कहीं शॉर्टकट भी आपसे पूछ लिया जाता है। शॉर्टकट का मतलब होता है ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो। जो थ्योरी वाले बच्चे, जैसे मैथमेटिकल में कभी कभी थ्योरीज आ जाती है, तो मैट्रिक्स से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं मैथ में। तो आपको ये 15 प्रकार की मैट्रिक्स को वहां बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना, फुल में फुल नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था आज मेरा लेक्चर मैट्रिक्स पर। अब आप जहां पे प्रॉब्लम आ रही हो मेरे साथ बता सकते।